नमस्कार, मैं हूं संजू, लेके आया हूं आपके लिए आज की ताज़ा तरीन खबरें। तो बने रहिए खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद की मुबारक, बोले सभी लोग स्वस्थ रहें, भाईचारा बढ़ाएं। आज देश भर में 1050 फ्लाइट्स, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र भी राजी। यूपी में प्रवासी श्रमिकों कामगारों को रोजगार व सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनेगा माइग्रेशन कमीशन। एक खुशखबरी सामने आ रही है, एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी हुई शून्य। जानिए आपको कितना होने वाला है इसमें फ़ायदा। और लॉकडाउन के बीच देश में आज मनाई जा रही है ईद, धर्मगुरुओं ने की गले न मिलने की अपील। यूट्यूब से सीखने के बाद पत्नी का सांप के जरिए मर्डर, सपेरा दोस्त और युवक गिरफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए लोगों को स्वस्थ रहने की कामना की है। रविवार को देश के कई हिस्सों में चांद के दीदार होने के बाद आज सोमवार को देश भर में ईद मनाई जा रही है। कोरोना संकट के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों को घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ईद उल फितर की बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और श्रद्धाओं की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी लोग स्वस्थ और समृद्ध रहें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने भी दी शुभकामनाएं। इससे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में लोगों से इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती से जल्द पार पाने और सुरक्षित रहने के लिए सभी एहतियात बरतें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सभी शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि ईद उल फितर से जुड़े महान आदर्श हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और श्रद्धा लेकर आए। धर्मगुरुओं ने की गले न मिलने की अपील। लॉकडाउन फेज 4 के बीच सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने रविवार को बताया कि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर कल से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 26 मई और बंगाल में 28 मई से सीमित फ्लाइट्स को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दे चुके हैं। ये वह राज्य हैं जो पहले घरेलू उड़ानें शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक कल 1050 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई के बीच कोई घरेलू फ्लाइट नहीं ऑपरेट होगी। 28 मई से हर दिन 20 फ्लाइट ऑपरेट होंगी। हैदराबाद एयरपोर्ट सोमवार से हर दिन 30 फ्लाइट को ऑपरेट करेगा। श्रमिक कामगारों को दूसरे राज्यों से लगातार वापस ला रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इनके लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन गठित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि यह आयोग प्रवासी श्रमिक कामगारों को न सिर्फ रोजगार बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इन सभी को कम किराए पर आवास उपलब्ध कराने की तैयारी भी सरकार कर रही है। श्रमिक कामगारों की वापसी और उनकी व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अब तक 23 लाख कामगार श्रमिकों को वापस लाया गया है। इन सभी को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा तैयार करें। इन्हें रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। कृषि विभाग और दूध समितियों आदि में इन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सकता है। योगी ने कामगार श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमा करने के लिए भी कहा। साथ ही निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल किया जाएगा। इससे ज़रूरतमंदों को कम किराए पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज का उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना बना ली जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव RK तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देश में कोरोना संकट के बीच एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार और कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर आई है। इंटरनेशनल मार्केट के कच्चे तेल और गैस की कीमतों में आ रही भारी गिरावट के चलते सरकार को अब बेहद सस्ती एलपीजी मिल रही है। यही वजह है कि सरकार को अब घरेलू बाजार में दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है।
इसका मतलब यह हुआ कि अब एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस माह से सरकार कंज्यूमर को सब्सिडी देने के बाद भी प्रति सिलेंडर पर 120 रुपये कमाएगी। इसकी वजह यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर खासे दाम बढ़ाकर रखे थे। मतलब एक तो सरकार ने दाम बढ़ाकर रखे थे, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में गैस सस्ती हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि सब्सिडी लगभग शून्य के बराबर हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत कंज्यूमर एलपीजी सिलेंडरों की पूरी कीमत चुकाते हैं और सरकार उनकी सब्सिडी सीधा उनके खाते में भेजती है। गौरतलब है कि इससे पहले तेल कंपनियां कंज्यूमर को लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचती थी। हालांकि सरकार की ओर उनके नुकसान की भरपाई की जाती थी, लेकिन सरकार ने इस सिस्टम को बदलते हुए अक्टूबर 2017 और जुलाई 2019 के बीच गैस सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम को स्थिर कर दिया। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है। इसी बीच रविवार को देश के कई हिस्सों में ईद उल फितर का चाँद नजर आया तो लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारक दी। आज सोमवार को देश में ईद मनाई जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए देश में लॉकडाउन लागू है, इसलिए मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। देश के मुस्लिम धर्मगुरु पहले से ही ईद पर घर में ही इबादत करने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने रविवार को फिर लोगों से अपील की कि वे ईद के मौके पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। धर्मगुरुओं ने की गले न मिलने और हाथ न मिलाने की अपील। तिरुवनंतपुरम केरल के कोल्लम स्थित आंचल में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच ने अपनी तहकीकात में इसे महिला के पति द्वारा की गई एक पूर्व नियोजित हत्या बताया गया है। इस मामले की चौंका देने वाली बात यह है कि अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए वह व्यक्ति काफ़ी वक्त तक यूट्यूब पर सांपों से जुड़े वीडियो देखा करता था। क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान पता लगाया कि उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को मारने के लिए सांप खरीदा था। इसके बाद 25 वर्षीय महिला उत्तरा की मौत की जांच कर रही है। पुलिस टीम ने रविवार को उसके पति सूरज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल किया है। कोल्लम ग्रामीण के एसपी हरिशंकर ने कहा, उत्तरा की मौत के सिलसिले में उसके पति सूरज और सांप पकड़ने वाले उसके दोस्त सुरेश को रविवार को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक यह घटना उत्तरा के घर में 6 मई की रात हुई। उस दिन सूरज पूर्व नियोजित साजिश के साथ एक सांप को बैग में छिपाकर अपने साथ लेकर आया था। अपनी पत्नी उत्तरा को सोता हुआ देखने के बाद उसके ऊपर सांप फेंक दिया। पुलिस ने आगे कहा, उसने इंतजार किया और 2 बार सांप को उसकी पत्नी को काटते हुए देखा। इसके बाद उसने सांप को एक कंटेनर में डालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सांप बच गया और अलमारी के नीचे चला गया। वह सारी रात जागता रहा। अगले दिन सुबह वह जल्दी निकल गया और महिला के माता पिता ने उत्तरा को मृत पाया। बाद में कमरे से सांप भी मिला। उत्तरा के माता पिता को इस बात पर शक हुआ क्योंकि यह दूसरी बार था जब सांप ने उसे काटा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का मन बनाया। जब वह अपने पति के घर में थी तब भी एक वाइपर ने उसे काटा था। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों की श्रेणी बदलते हुए ऑरेंज जोन कर दी है। इससे अब पहाड़ के उन जिलों में कुछ सख्ती हो सकती है जहां अभी तक ग्रीन जोन की वजह से कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। मुख्य सचिव उल्प कुमार सिंह की ओर से रविवार देर सांय जिलों की श्रेणी नए सिरे से निर्धारित करने के आदेश किए गए। लॉकडाउन 4 के तहत केंद्र सरकार ने जिलों में जोन निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया है। इसके तहत राज्यों को हर सप्ताह जिलों में कोरोना मरीजों की समीक्षा कर नए सिरे से जोन निर्धारित करने हैं। इसी के तहत अब राज्य के हर जिले में कोरोना मरीज आने की वजह से रविवार को जिलों के जोन बदल दिए गए हैं। हालांकि किसी भी जिले को रेड जोन में शामिल नहीं किया गया है। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कुछ राहत की खबर दी है। 28 मई से 30 मई के बीच प्रदेश भर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार को मौसम विभाग ने साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 25 और 26 मई को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ जगहों पर आंशिक बादल आ सकते हैं। 27 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है।